प्राचीन समय की बात है जब धरती पर राजाओं का शासन था। जंगलों में रहस्यमयी शक्तियां भटकती थी और इंसान, देवता तथा असुरों की दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। उसी काल में उज्जैनी का राजा विक्रमादित्य पूरी दुनिया में न्याय, साहस और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध था। उसकी तलवार बिजली की तरह तेज, मन शांत, झील की तरह स्थिर और निर्णय हिमालय की चट्टानों की तरह दृढ़ थे। हर रात उसे शमशान से एक प्रेत, जिसे बेताल कहा जाता था, निकाल लाने का कठिन कार्य सौंपा गया था, जो चतुराई से पहेलियों में बात करता और उसकी बुद्धि की परीक्षा लेता था। विक्रम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हर रात उसे अपने कंधे पर उठाता, जंगल के घोर अंधकार में चलता और बेताल कोई न कोई रहस्यपूर्ण कहानी सुनाकर प्रश्न पूछ देता। लेकिन यह कहानी उन सब कहानियों से अलग है, क्योंकि यह कहानी बेताल के जन्म स्थान, उसके छिपे अतीत और एक ऐसे गांव के बारे में है जिसका नाम सदियों से मिटा हुआ माना जाता था। एक ऐसा गांव जिसमें प्रवेश करना ही किसी मनुष्य के भाग्य को बदल सकता था। एक रात जब विक्रमादित्य कंधे पर बेताल को लिए शमशान से जंगल की ओर बढ़ रहा था, तब आकाश में काले बादल गरजने लगे। बेताल हंसते हुए बोला, राजा, आज मैं तुझे एक ऐसी जगह ले चलूंगा जहां पहुंचकर तू अपने साहस की असली कीमत समझेगा। क्या तू तैयार है? विक्रम ने तलवार की मुठ को कसते हुए कहा, जहां भी जाना हो चला चल, मैं सत्य का पथ नहीं छोड़ता। बेताल हंसा। उसकी हंसी में धुएं की लपटें सी कंपन थी। अचानक उसने अपनी लंबी उंगली एक दिशा में उठाई। वहां जंगल इतना घना था कि मानो प्रकाश भी डरकर उसमें प्रवेश न करता हो। विक्रम ने कहा, यह दिशा तो कभी किसी की ज्ञात नहीं हुई। बेताल ने उत्तर दिया, क्योंकि यह जंगल सिर्फ उन्हीं को दिखता है जिनकी किस्मत में छिपे सत्य से सामना लिख दिया गया हो। आज तेरे भाग्य का समय है विक्रम। राजा ने कदम आगे बढ़ाए और उसी पल मानो पूरी दुनिया बदल गई। हवा भारी हो गई, पेड़ अपनी जगह से मुड़े हुए दिखाई पड़े और दूर से किसी अनजानी बांसुरी की धुन गूंज उठी। जंगल के बीचों बीच एक टूटी फूटी कच्ची सड़क थी, जिस पर सदियों की धूल जमी थी। विक्रम जैसे जैसे बढ़ता गया, हवा ठंडी होती गई और चुप्पी इतनी गहरी कि अपना दिल धड़कता सुनाई दे। कुछ दूरी पर एक पुराना पत्थर का फाटक दिखा, जिसके ऊपर धुंधले अक्षरों में लिखा था, प्रेतपुर। लेकिन कुछ अक्षरों को मानो किसी ने बाद में मिटा दिया था। बेताल धीमे स्वर में बोला, यह है मेरा गांव। बहुत समय पहले यह दुनिया का सबसे शांत और पवित्र स्थान था, लेकिन लालच, विश्वासघात और पाप के कारण इसे श्राप मिला और यह पूरी दुनिया से छिपा दिया गया। विक्रम चौंका, तुम भी कभी मनुष्य थे? बेताल मुस्कुरा उठा, मनुष्य से भी कुछ अधिक, लेकिन यह सत्य तू इस कहानी के अंत में जान पाएगा। गांव में प्रवेश करते ही राजा ने देखा कि वहां घर तो थे, पर खिड़कियों पर कोई परछाई नहीं, चूल्हों में धुआं नहीं,
कुओं की रस्सियाँ आधी लटकी हुई और दरवाजे आधे खुले पड़े थे, मानो सब लोग अचानक गायब हो गए हों। खंडहरों के बीच एक हवेली सबसे बड़ी थी। उसकी दीवारों पर गहरी नाखूनों के निशान और छत पर कौवों का झुंड बैठा हुआ था। बेताल बोला, यही मेरी कहानी की शुरुआत है। सुन राजा विक्रम, क्योंकि इस बार प्रश्न से भागना नहीं, बल्कि पूरे गांव को बचाना होगा। और उसने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले यह गांव समृद्ध था। लोग हंसते गाते खेतों में खेती करते और एक बड़े तालाब से अपनी प्यास बुझाते। गांव का प्रमुख था ऋषि वेदांत, जो धर्मात्मा, ज्ञानी और दयालु था। उसके दो पुत्र थे, आरुष और वेदह। आरुष शांत, वीर और सत्यप्रिय, जबकि वेदह चतुर, महत्वाकांक्षी और अपनी बुद्धि का घमंड करने वाला। दोनों भाई गांव में आदर्श माने जाते थे, पर अंदर ही अंदर वेदह आरुष से ईर्ष्या करता था। एक दिन गांव में एक अजीब घटना हुई। तालाब का पानी रातों रात काला हो गया और उससे अजीब सी बदबू आने लगी। पशु पक्षी उसे पीने से डरने लगे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हुआ। तभी फाटक पर एक सन्यासी आया। उसके शरीर पर राख लगी थी, आंखें लाल थी और आवाज गहरी। उसने कहा, इस गांव पर एक प्रेत का साया पड़ गया है। यदि समय रहते उपाय नहीं किया गया तो पूरा गांव उजड़ जाएगा। गांव वाले डर गए। ऋषि वेदांत ने दोनों पुत्रों को समाधान खोजने भेजा, पर रास्ते में वेदह के मन में लालच आ गया। सन्यासी ने उनसे कहा था कि जो भी इस प्रेत की शक्ति को नियंत्रित कर लेगा वह अमर हो जाएगा। वेदह इस प्रेत की शक्ति अपने लिए चाहता था। फिर एक रात उसने अपने ही भाई आरुष को धोखे से उसे काले पानी के तालाब में धकेल दिया। आरुष चिल्लाया, पर तालाब के भीतर से सैकड़ों हाथों ने उसे जकड़ लिया। तालाब के नीचे एक पुराना प्रेत कैद था, जिसे गांव ने सदियों पहले श्रापित कर बंद कर दिया था। वेदह यह सब देखकर मुस्कुराया और कहा, अब मैं यहाँ का स्वामी बनूंगा। लेकिन प्रेत मुक्त हो चुका था। वह किसी के नियंत्रण में नहीं था। उसका क्रोध इतना भयंकर था कि उसने पूरी धरती को कांपने पर मजबूर कर दिया। उसने वेदह को पकड़कर कहा, तूने अपने ही भाई का वध किया। अब तू भी मेरे साथ परलोक में जाएगा। लेकिन तभी आरुष ने अंतिम सांसों में फुसफुसाया, प्रेत, यह दोष इसका है, लेकिन गांव वालों का नहीं। कृपा करके इन्हें नष्ट मत करना। आरुष की करुण पुकार सुनकर प्रेत थोड़ा शांत हुआ। उसने कहा, मैं गांव को नष्ट नहीं करूंगा, लेकिन यह गांव अब संसार से छुपा रहेगा। जो भी यहाँ प्रवेश करेगा वह सत्य से सामना किए बिना नहीं जा सकेगा। और तभी वह प्रेत अपने साथ आरुष और वेदह दोनों को लेकर अदृश्य हो गया। बेताल ने कहा, राजा विक्रम, वही प्रेत मैं हूँ, वही आरुष और वेदह, वह अब भी इस गांव में भटकता है। आज मैं तुझे इसलिए लाया हूँ क्योंकि इस गांव को श्राप से मुक्त कराने वाला
मनुष्य तू ही है। विक्रम ने तलवार संभाली। मुझे क्या करना होगा? बेताल बोला। गांव के केंद्र में एक प्राचीन वृक्ष है। उसकी जड़ों के नीचे वेदे की आत्मा बंधी हुई है। जब तक वह मुक्त नहीं होता तब तक मैं भी मुक्त नहीं हो सकता और यह गांव भी उजाड़ ही रहेगा। पर सावधान, वेदे अब पाप की शक्ति से इतना दूषित हो गया है कि मनुष्य पर हमला करने में देर नहीं करेगा। विक्रम बिना डरे आगे बढ़ा। गांव के केंद्र में पहुंचते ही उसने एक विशाल बरगद देखा जिसकी जड़ों से अजीब रोशनी निकल रही थी। अचानक धरती हिली और जड़ों के बीच से एक काला धुआं उठा। धुएं में एक भयानक आकृति उभरी। लाल आंखों, दांत बाहर निकले हुए और शरीर मानो अंगारों से बना हो। वह वेदे था। उसने गरजते हुए कहा, कौन मेरी नींद भंग करने आया है? विक्रम ने तलवार उठाई। मैं राजा विक्रमादित्य तुम्हें मुक्त करने आया हूँ। वेदे ने अट्टहास किया। मुक्त? मैं शक्ति चाहता हूँ, मुक्ति नहीं। वह विक्रम पर झपटा। उनकी भिड़ंत से धूल का तूफान उठ गया। वैद्य हवा में उड़कर बिजली की गति से हमला करता, पर विक्रम का अनुभव और युद्ध कौशल अद्वितीय था। दोनों के बीच गूंजती टकराहट से पूरा गांव कांपने लगा। तभी बेताल बोला, विक्रम, यह लड़ाई सिर्फ तलवार से नहीं जीती जा सकती। इसे अपने पाप का एहसास कराना होगा। यह अब भी अंदर से वही मनुष्य है जो मेरा भाई था। विक्रम ने तलवार नीचे रख दी और चीख कर बोला, वैद्य, क्या तुझे याद नहीं? तेरे भाई ने मरते समय भी तेरा ही भला चाहा। उसने गांव को बचाने की प्रार्थना की थी। उसने मुझे कभी दोषी नहीं कहा। वैद्य एक पल के लिए रुक गया। उसके चेहरे पर दर्द उभरा। विक्रम फिर बोला, तू शक्ति चाहता है, पर सच्ची शक्ति भीतर के अंधकार को हराने में है। तभी बेताल आगे बढ़ा। उसकी आवाज भावुक थी। भाई, मुझे छोड़ दे। मैं तुझे दोष नहीं देता। तू भी मुक्त हो जा। वेदे की आंखों में आंसू भर आए। उसका पाप और क्रोध धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। जमीन हिली, हवा थम गई और एक तेज प्रकाश हुआ। वेदे की आत्मा मुक्त होकर आकाश में विलीन हो गई। बरगद की जड़ें चमकी और गांव की टूटी दीवारें, खिड़कियां, छप्पर, सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगा, जैसे किसी ने समय को उलट दिया हो। गांव में फिर से जीवन लौट आया। चहचहाते पक्षी, बहते झरने, हवा में खुशबू, सब कुछ वापस आ गया। बेताल ने विक्रम की ओर देखा। राजा विक्रम, तूने आज सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि मेरे अस्तित्व को मुक्त किया है। अब मैं अपने वास्तविक स्वरूप में जा रहा हूँ। यह मेरा आखिरी प्रश्न है। विक्रम मुस्कुराया। पूछो बेताल। बेताल ने पूछा, यदि वेदे ने पाप किया था और आरुष ने धर्म का पालन, तो क्या दोनों को समान मुक्ति मिलना न्याय है? विक्रम ने कहा, हाँ, क्योंकि सच्चा न्याय बदले से नहीं, परिवर्तन से मिलता है। जिसने पाप किया वह पश्चाताप करके सुधर सकता है और जिसने धर्म निभाया
वह क्षमा करके महान बन सकता है। न्याय वही है जो आत्मा को शांति दे, न कि भस्म कर दे। बेताल ने राजा को प्रणाम किया और प्रकाश में विलीन होकर बोला, विक्रम, आज तूने सिर्फ एक प्रेत को नहीं बल्कि एक भाई को शांति दी है। मेरा गांव अब सदा जीवित रहेगा। और उसी क्षण प्रेतपुर का गांव हमेशा के लिए पुनर्जीवित हो गया। विक्रम अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गया, न्याय, साहस, सत्य का प्रतीक बनकर। हाँ तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप हमें अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो ऐसी और कहानियाँ देखने, सुनने और पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।